नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके सामने शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस देश के सबसे अमीर नगर पालिका, वैसे भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, तो देश के सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी का इलेक्शन चल रहा है। अब बीएमसी के चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अभी आगे की बात है। 15 जनवरी को चुनाव होना है। लेकिन साहेब के दोस्त, जी हाँ, अडानी साहब, गौतम अडानी साहब की इसमें एंट्री हो गई है। और 232 सेकंड का वीडियो, 232 सेकंड के वीडियो ने साहिब के 11 साल की एक तरह से पूरी पोल खोल कर रख दी है। तो एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और फिर बताएंगे कि 232 सेकंड के इस वीडियो में क्या है। और वीडियो भी एक नहीं है, तीन तीन वीडियो रिलीज कर दिए गए भैया साहिब और अडानी के रिश्तों को लेकर। जी शिव जी। बड़े असमंजस में आ जाता है मामला जब तथ्य और सबूतों के साथ लोग आ जाते हैं। वो बात अलहदा है कि लोग ना माने, लोग ना स्वीकार करें। राहुल गांधी कई बार चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े गंभीर तथ्य लेकर आए, लोगों ने नहीं माने, नतीजे भुगते। जिस सरकार को चुनना चाहते वो नहीं चुन पाई। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई होती है एसआईआर को लेकर, लेकिन कोई नतीजे नहीं निकलते। प्रधानमंत्री जब बड़े राज्यों में चुनाव का नौबत आती है तो मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। नब्ज पकड़ ली है। हिंदुत्व के नाम पर एक वर्ग के लोग मिलकर, कुछ तथाकथित लोग मिलकर एक नैरेटिव गढ़ते हैं और उस नैरेटिव में अंतिम स्टेज होती है वो घुसपैठिया। न तो अब झारखंड में सरकार ढूंढ रही है, न बिहार में ढूंढ रही है, न मराठा में, महाराष्ट्र में ढूंढ रही है। अब नए राज्य जिनमें ढूंढे जा रहे हैं घुसपैठिया, उनमें केरल है, तमिलनाडु है, बंगाल है। पंडुचेरी और छोटे से एक त्रिपुरा में जहां चुनाव होना है उनमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ढूंढ जाएंगे। अब जो संतोष जी ने कहा, मैं उस मुद्दे पर आता हूं। ये तस्वीर है आपके समक्ष 2014 की, और मैं इसे पूरी स्क्रीन पर कर देता हूं। ये अडानी का साम्राज्य था 2014 में। बीकानेर औद्योगिक औषधिक बीज, बेगूसराय औषधिक बीज, अररिया औषधिक बीज, दरभंगा कृषि, धामरा बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मरमोगांव बंदरगाह, दाहेज हाइसिस बंदरगाह, मुद्रा औड़िक बीज, मुद्रा बंदर। मतलब गिने चुने अगर हैं तो 10 स्पॉट हैं। अब इसमें वृद्धि कैसे हुई है वो कुछ तस्वीरें हम आपके समक्ष लाएंगे। अब वहां से हमने 8 साल बाद ये तस्वीर खोली तो ये लगता है कि पूरा भारत का नया नक्शा आ गया आपके सामने। अब गिन लीजिए आप, मुझे बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं संतोष जी के साथ अक्सर तथ्य और सबूतों पर स्टोरी लाता हूं, आप गिनते रहिए। अब कोई राज्य बचा हो तो मुझको लगता है कि हमको तो कोई नक्शे में दिख नहीं रहा, जहां एक दो राज्य बचे हैं जहां थोड़े बहुत कम तादाद में काम हो पा रहा है, बाकी सारे राज्य एक जैसे ही हैं। सब जगह पूरे नक्शे बने पड़े हैं, सारा काम देश का। बदायूं तक में अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, धमोरा, बहराइच, अमेठी, सुल्तानपुर, ये उत्तर प्रदेश के मैं गिना देता हूं। गोंडा, रायबरेली, लखनऊ, चौबासा, किशनगंज, बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, अररिया। कोई जिला बताओ। जम्मू कश्मीर में चलो, कठुआ, पंजाब में लुधियाना, पानीपत, सफीदों, गोना, हरियाणा, पंजाब। तो आप देखिए ये नक्शे भरे पड़े। अब 3 वर्ष आगे और चलते हैं, जो राज्य बचे थे अब उनका भी कायाकल्प हो गया। अब यूपी में औरैया जैसे छोटे जिले में भी प्रोजेक्ट हो गया। कन्नौज, लखीमपुर खीरी, चंदारी, बदायूं, समस्तीपुर, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, दादरी, रुड़की, टिकरिया, श्रावस्ती, पीरपैंती, गोंडा, रायबरेली, बहुत, संडीला, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, कहां कहां गिनाए, संभल, सीतापुर, घाटमपुर, और कहां कहां गिनाए। मतलब छोटे छोटे जिलों में भी अब
देश में कोई जगह बची नहीं है, इतना विकास हुआ। और गांव के रहने वाले किसान का कितना विकास हुआ। सरकार ने स्ट्रक्चर जारी नहीं किया, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा मैं सोनभद्र चलता हूं, वो सोमनाथ चलता हूं, डमरू बजाऊंगा, डमरू की मधुर धुन सुनिए और नृत्य ताल करिए और सोमनाथ के मंदिर बचाने की योजना में आगे आइए। डोभाल ने कहा कि मंदिर तोड़े गए और उन मंदिर तोड़ने के बाद अब हमें अपने अंदर की आग जलानी पड़ेगी। इतनी भीषण ठंड में आग जलेगी कैसे? टेम्परेचर कितना है? इतना ही नहीं, मोहन भागवत कूद पड़े। अब तक वो कहते थे 3000 वर्षों से हिंदू राष्ट्र है, अब वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। और अडानी माने मोदी और मोदी बनाम अडानी, दोनों एक ही हैं। ऐसे काम तो पार्टी जो राजनीतिक दल है वही कर सकती है, जिसकी अपनी सरकार हो। संतोष जी, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई आपको, एक एक जिले के नाम भी पढ़ के बताए, क्या कहेंगे? कोई जगह बची हो तो हमें बता दीजिए, मेरी समझ में तो कुछ बचा नहीं है। देखिए शिव जी, ये सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इस देश की आजादी के बाद बनी पहली सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल करवा चुके हैं, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति जो मेरे बिहार की धरती से आते थे, वो काम वो कर चुके हैं। तो वो तो हो चुका है। अब ये डमरू बजाए, आज तो ये हनुमान जी वाली पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे थे जर्मनी के चांसलर के साथ। अरे भैया, मुद्दा टैरिफ है, अमेरिका की सनक है, डोनाल्ड ट्रंप की सनक है, ईरान में हालात खराब हो रहे हैं, दुनिया के कई देशों में हालात खराब है। अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की है, और साहेब हनुमान जी वाला, बजरंगबली वाला पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। जबकि ये समझ में आ गया है कि गले पड़ने की उनकी कूटनीति फेल हो चुकी है, भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और जहां तक हिंदू राष्ट्र तो बनाइए ना भैया भागवत साहब, कौन रोक रहा है आपको? 11 साल से किसने रोका? अब आपको क्या चाहिए? आप बताइए तो सही, इस देश से क्या चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कुदाल फावड़ा लेके कहीं चले जाए, या आप ही आ जाइए दिल्ली में, बैठ जाइए प्रधानमंत्री आवास पर, बैठ जाइए जाके 7 लोक कल्याण मार्ग पर, और तब तक मत उठिएगा जब तक मोदी जी इसको हिंदू राष्ट्र घोषित न कर दे। या संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चले जाइए संसद में, बैठ जाइए, कौन रोक रहा है? तो देश के हिंदुओं को ये सवाल भागवत साहब से पूछना चाहिए कि भैया 3-3 बार सत्ता आपको दे दी है, अब क्यों आपको बार बार ये बताना पड़ रहा है बनाना है बनाना है बनाना है? अरे बना दो ना भाई, क्यों कौन रोक रहा है? चले बीच पे आते हैं। ये 3 मिनट 52 सेकंड का वीडियो, शिव जी 232 सेकंड के वीडियो ने साहेब की कलई खोल कर रख दी है कि किस तरह से पूरे भारत का अडानीकरण कर दिया गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं शिव जी, ये नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले, नरेंद्र मोदी के प्रशंसक माने जाने वाले, नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले एक जमाने में जो बड़े नेता हुआ करते थे, वो कह रहे हैं। मनसे के नेता बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने कहा, और कहा ही नहीं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन हुआ। 2 दशकों बाद दोनों भाइयों का मिलन हुआ। दोनों चचेरे भाई एक मंच पर आए, शिवाजी पार्क की रैली में एक मंच पर आए, और उस मंच पर राज ठाकरे ने ये बाकायदा 232 सेकंड के वीडियो को दिखाया, और इस वीडियो को दिखाकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी 11 वर्षों के शासनकाल की पोल खोल दी कि 2024 में अडानी कहां थे, और जब अडानी साहब के मित्र प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद 2025 में अडानी साहब कहां है, आपने नक्शों के जरिए बता दिया। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर ये बताना चाहिए कि भैया 14 से 25 के बीच में सिर्फ अडानी साहब ही बढ़े हैं कि कोई और उद्योगपति भी बढ़ा है इतना ज्यादा? और क्या देश की आम जनता की आय भी बढ़ी है? क्या ये देश भी विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है? और गौतम अडानी साहब को भी अब कम से कम राज ठाकरे से बात कर लेनी चाहिए कि अरे भैया राज ठाकरे ये क्या कर रहे हो, या राज ठाकरे को आकर जवाब देना चाहिए, अडानी ग्रुप को सामने आकर राज ठाकरे के इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। और ये सिर्फ पूरे भारत का ही नहीं, 3 वीडियो दिखाए राज ठाकरे, 3 वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए। पहला वीडियो जिसका जिक्र आपने किया, जिसके स्क्रीनशॉट हमने दिखाए, 3 मिनट 52 सेकंड का वीडियो पूरे भारत के अडानीकरण को लेकर है। उसके बाद 48 सेकंड का एक वीडियो उन्होंने दिखाया पूरे महाराष्ट्र के अडानीकरण को लेकर, और उसके बाद यही नहीं रुके, 42 सेकंड का एक और वीडियो उन्होंने दिखाया
पूरे मुंबई के अडानीकरण को लेकर, यानी बीएमसी के चुनाव में जो इस देश की सबसे अमीर नगर पालिका है उसके चुनाव में अब गौतम अडानी साहब की भी एंट्री राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों ने करवा दी है। कुछ दिन पहले गौतम अडानी साहब शरद पवार के इलाके में बारामती में थे, उनके एक सेंटर को फंड देते हुए उनका उद्घाटन करते हुए। और पूरी खबर बता देता हूं। ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी। और उन्होंने कहा गठबंधन मजबूरी में नहीं है बल्कि मुंबई पर आए संकट एवं मराठी पहचान बनाने के लिए किया है। और उन्होंने क्या क्या नक्शा दिखाया वो हम तमाम लोगों को कह चुके हैं। और इससे आगे जो कहा, वो राज ठाकरे ने जो कहा वो हमें और आपको सुनना चाहिए। उन्होंने ये तमाम चित्र दिखाते हुए पता है क्या कहा शिव जी? बिजली अडानी का, सीमेंट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, इन तमाम सर्विसेज पर अडानी का कब्जा हो चुका है और कल को यदि वो बिजली बंद कर दे तो हम अंधेरे में डूब जाएंगे। बात तो सही कही। यहां तक कहा राज ठाकरे ने कि कल को अगर अडानी साहब चाहे तो सीमेंट को महंगा कर देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें लेना ही पड़ेगा। गुजरात सीमा से लगे महाराष्ट्र के हिस्से वाडवन में नया बंदरगाह एवं विमानतल बनाने पर भी निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई विमानतल की कार्गो सेवा को वाडवन में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। और उद्धव ठाकरे ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज पूरे देश का अडानीकरण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को हिंदू मुस्लिम पर ले जाती है, हिंदू मुस्लिम का एक तरह से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है ताकि लोग असली मुद्दों पर बात न कर सके। और ठाकरे परिवार का मुंबई की धरती पर, जो कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, उस मुंबई की धरती पर अडानी पर सीधा सीधा हमला बोलना, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव है, 15 जनवरी को मतदान होना है, उनको लड़ना देवेंद्र फडणवीस से है, उनको लड़ना भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से। कहीं कहीं तो इनका सबका आपस में गड़बड़ झाला वाला गठबंधन हो रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, ये अडानी ग्रुप का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश में जैसे ही आप अडानी का नाम लेंगे, जैसे ही आप गौतम अडानी का नाम लेंगे, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वही व्यक्ति जो कभी डमरू बजाते हुए नजर आते हैं, वही व्यक्ति जो कभी हनुमान जी वाला पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं, वही व्यक्ति कि जब जब देश संकट में फंसता है, देश के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और जब जब इस देश के 144 करोड़ लोग इस उम्मीद से देखते हैं कि हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, उस समय प्रधानमंत्री किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं ताकि वो इस देश में उठने वाले ज्वलंत मुद्दों से बचते हुए नजर आए। तो अडानी पर वार होगा तो दर्द का एहसास उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा। ये बात जानते हुए भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी एक बड़ी रणनीति के तहत सीधे सीधे अडानी को टारगेट किया है। यानी महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव में अडानी की एंट्री करवा दी गई है, बीएमसी के चुनाव में अडानी साहब की एंट्री करवा दी गई है, साहिब के अडानी की एंट्री करवा दी गई है। जी शिव जी। ये जो विकास की गाथा है ये बड़ी उलझन भरी है। विकास जनता खोज रही है, विकास अडानी का हो रहा है। हर मामले में अडानी पर क्यों चुप्पी है? अभी आपने देखा कल एनडीटीवी पर 34 करोड़ का नोटिस जारी हुआ, खबर तो नहीं आई कहीं मार्केट में? 34 करोड़ का नोटिस 22, 23, 23, 24 का है। किसी और के चैनल का होता तो बंद होता कि नहीं होता? जीएसटी का गालमेल, बाकायदा कोर्ट में उन्हें अपील करने का मौका मिले क्योंकि वो अडानी का चैनल है। और ये एक दो लेटर इसलिए और वायरल किए जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अडानी को बख्शते हो, छोड़ते हो। ये लेटर सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल कराए जाते हैं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जरिए एक दूसरे के पास पहुंचाए जाते हैं कि हम छोड़ते अडानी को भी नहीं है, आपको गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। संतोष जी, इस देश में बड़ा असमंजस के हालात बन गए हैं। देश के एक सूबे की मुख्यमंत्री ने अब थोड़ा चैलेंज दिया है, और अगर ये चैलेंज और भी मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार कर लिया, और जिस दिन एक अधिकारी ने मोदी सरकार के पेच ढीले करने शुरू किए, उस दिन ये सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। हर व्यक्ति मौके की तलाश में बैठा है, और यही अधिकारी
अपनी जान बचा रहे हैं। मोदी ने इन सबको ऐसा फंसा दिया है, ये अपनी जान बचाने के लिए सरकार बचाए घूम रहे हैं कि हमारा भैया ईमानदारी से रिटायरमेंट हो जाए, हमारी पेंशन इशू हो जाए, हमारा टीए डीए हमें मिल जाए, फिर पेंशन के बाद कोई लफड़ा आएगा तो देखेंगे कोर्ट फोर्ट लड़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी। और जब से राहुल गांधी ने धमकी देना शुरू किया है तब से और अलर्ट मोड में अधिकारी आ गए हैं। आपने देखा होगा एक एक अधिकारी। अब बताइए ज्ञानेश कुमार जी, एडमिरल कोई, वायुसेना अध्यक्ष कोई नोटिस दे देते हैं कि भैया अपना वोट बताओ, कहां हो, कहां रहते हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी को दे देते हैं, बताओ कहां रहते हो, और वो भी फला दिन बताओ। आप तो भाग्यशाली थे जो आ गया साहिबाबाद में, बड़ी तादाद में वोट कटे हैं साहिबाबाद में, 39-38% के करीब वोट कटे हैं साहिबाबाद में। इन सब चीजों पर कोई बातचीत नहीं है, अडानी पर कोई बातचीत नहीं है। सोमनाथ का डमरू टीवी पर नाच रहा है। अब डमरू से बाजीगर ने जनता का नृत्य करा दिया। रीछ ढूंढा नहीं मिल रहा है, क्यों रीछ मिलते नहीं, अब वन कटते जा रहे हैं। रीछ भालू ये कहां रखे हैं। गांव में पहले हम लोग छोटे होते थे तो काला रीछ आ जाता था तो हम लोग दिन भर उसके पीछे पूरे गांव में दौड़ते रहते थे। अब कहां रखे हैं भालू। तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर मंदिर डमरू बजाना शुरू किया। यूपी के जब 5 राज्यों का चुनाव था तो उन्होंने केदारनाथ में बड़ा अच्छा डमरू बजाया था। उसके बाद कुछ फोटो उनके तिरछे उल्टे सीधे आ गए थे तो केदारनाथ पे फोटोग्राफी की ही रोक लगा दी गई। कब तक कहा जाएगा। अडानी पर कब क्यों खामोशी है। संतोष जी, सवाल फिर वही है, अडानी पर जो तस्वीरें दिखाई उन पर खामोशी क्यों है। देखिए बिल्कुल, और ये सवाल तो मैं कहूंगा कि भक्त लोगों को जवाब देना चाहिए कि भैया आपके प्रधानमंत्री अपने मित्र पर ही, अडानी साहब पर क्यों खामोश है। लेकिन खामोश रहने की उनकी आदत है, मैंने कहा ना। और डिप्लोमेसी को तो उन्होंने मजाक बना दिया। वही चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हुए नजर आ रहे थे ना, झूला झुलाते हुए नजर आए थे। उसके बाद चीन ने क्या किया, तो चीन से जब संबंध खराब हुए तो अब अमेरिका की तरफ चले गए। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आप पहुंच गए। अब की बात ट्रंप सरकार, वहां से संबंध खराब हुए तो उसके बाद आप दोबारा चीन के पास जा रहे हो। ये इस तरह से विदेश नीति नहीं होती। आप सारे के सारे बॉल उठा के कभी चीन के पाले में डाल देते हो, कभी अमेरिका के पाले में डाल देते हो। दोनों ही आपकी कमजोरी समझ चुके हैं और एक देश में तो आपके दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो दोनों ही अपना फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं बड़े सीधे से कहता हूं शिव जी, किसी भी हिंदुस्तानी के पास चले जाइए और उससे पूछिए कि भैया क्या तुम चीन पर भरोसा करने को तैयार हो, वो कहेगा नहीं तैयार है। चीन पर राजनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि से कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस देश ने जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री को धोखा दिया हो, जिन्होंने उनको सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाने में मदद की, जिस चीन को जब पूरी दुनिया एक तरह से किनारे कर चुकी थी, उस चीन को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। जब उनको चीन ने धोखा दे दिया, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को सेना के जूते तलों रौंद दिया गया, उस चीन पर तो भरोसा हम हिंदुस्तानी कतई नहीं कर सकते। लेकिन अब आप उस चीन पे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका आपसे संभल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, और फिर डिप्लोमेसी को इस स्तर पर ले जाते हो आप कि पतंग उड़ाते हुए नजर आओगे। उससे पहले आप डमरू बजाते हुए नजर आते हो। आपको जवाब देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का, आप चुप बैठे हो। जब चीन के साथ क्या संबंध है और कैसे आप आने वाले दिनों में चीन को टैकल करोगे, आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, जब इस देश को वो बताना चाहिए, तब आप चुप बैठे हो। याद कीजिएगा, इसी एनडीए की सरकार थी, इसी एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस ने यह कहा था कि भारत के लिए नंबर 1 खतरा चीन है। पाकिस्तान से तो हमेशा निपट लेते। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की सेना को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे दोस्तों की जरूरत है। ये एक कड़वी सच्चाई है, हमें इसको मानना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने कहा, नेताजी ने जिनको आपने नागरिक सम्मान से नवाजा, फिर भी आप चीन के साथ जा रहे हो।
तो कभी इधर कभी उधर वाली डिप्लोमेसी का आपको सही जवाब देना चाहिए। अब जो व्यक्ति आपकी इतनी तारीफ करता था राज ठाकरे, वो भी अगर ये कहे कि आपने पूरे भारत को अडानी के हाथों में बेच दिया है, पूरे मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरे भारत का अडानीकरण कर दिया है, अब तो कम से कम बोल दो साहब, सच बताओ इस देश को, आंकड़ों के साथ सच बताओ कि नहीं राज ठाकरे ने जो आरोप लगाया, उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाया वो गलत है। आंकड़ों के साथ इस देश की जनता के सामने उन तथ्यों को कम से कम रखो तो सही साहब। चलिए, अब तथ्य और आंकड़े कौन रखेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये विकास ऐसा ही हो जाए। काश ऐसा विकास हम लोगों का भी हो जाता है, काश ऐसा विकास हमारे पास पड़ोस वालों का भी हो जाता है, तो हम भी धन्य हो जाते। हमें भी लगता है कि एक सरकार बदली और सरकार बदलते का असर मिला, लेकिन यहाँ जो 80% जनसंख्या थी वो डाउन में चली गई। 20% लोग अपर क्लास के थे वो अपर में चले गए। मीडियम का जो मध्यम वर्ग था वो खत्म हो गया, वो भी मजदूरी वाले क्लास में ही चला गया। तो बचा क्या है? इस देश के जनमानस को सोचना पड़ेगा। क्या बीएमसी और क्या दिल्ली नगर पालिका परिषद का चुनाव, क्या कोलकाता नगर पालिका परिषद का चुनाव, हम तो चुनाव दर चुनाव लड़ते चले जाएंगे। कोई किसी को गालियां देकर जीत जाएगा, कोई धर्म के नाम पर जीत जाएगा, कोई शासन के नाम पर जीत जाएगा, कोई सत्ता के नाम पर जीत जाएगा। बच जाएगा वो चुनाव आयोग के नाम पर जीत जाएगा, बच जाएगा वो ईडी के नाम पर जीत जाएगा, लेकिन इस देश को तो क्या मिलेगा? ये देश तो हार जाएगा, ये देश तो हार जाएगा। और हारे हुए लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, तभी ट्रंप रोज धमकाते हैं और हम चुपचाप बैठे सुनते रह जाते हैं। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।